अब लिखना नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें लिखना क्या है, वो कंक्लूजन जो बात है मैंने समझाई है लिखो। बिंदु ए और सी, बिंदु ए और सी, बताओ देखकर डायग्राम में जो बिंदु ए और सी है, बोर्ड पे देखो बिंदु ए और सी, क्या दोनों पॉइंट इस डायग्राम के इस वाले आईसी में नहीं आ रहे? देखो क्या दोनों पॉइंट हमारे दोनों के दोनों पॉइंट किस आईसी के अंदर आ रहे हैं? इस वाले आईसी में। यानी कि दोनों पॉइंट किस आईसी के ऊपर आ रहे हैं? आईसी 2 के ऊपर। तो लिखो बिंदु ए और बिंदु सी आईसी 2 पर स्थित है। और तुम्हें मालूम है एक ही अनादि मान वक्र के ऊपर अगर बिंदु स्थित होते, ध्यान से सुनो, अगर एक ही अनादि मान वक्र के ऊपर बिंदु स्थित होते हैं तो हर बिंदु से हमें कैसी संतुष्टि मिलती है? एक समान। मतलब ए और सी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर कैसा है? एक समान है। लिखो बिंदु ए और सी आईसी 2 पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि बिंदु ए और सी से मिलने वाली संतुष्टि, जिसका अर्थ है कि बिंदु ए और सी से मिलने वाली संतुष्टि, बिंदु ए और सी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान है। मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु एक ही अनादि मान वक्र के ऊपर स्थित हैं। और जब भी सारे बिंदु एक ही अनादि मान वक्र के ऊपर स्थित होते हैं, और तुम्हें मालूम है अनादि मान वक्र हमेशा संतुष्टि के कैसे स्तर को दर्शाता है? एक समान। मतलब उस पर हर एक बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि कैसी होगी? एक समान। ए से भी वही संतुष्टि मिलेगी जो सी से मिलेगी, इसलिए मैंने दोनों को क्या रख रखा है? बराबर। ठीक है, अब लिखो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, इसी प्रकार बिंदु ए और बिंदु बी। अब बोर्ड पर देखो, देखो बिंदु ए और बिंदु बी क्या दोनों इस अनादिमान वक्र के ऊपर नहीं है? बताओ ये दोनों के दोनों किस अनादिमान वक्र के ऊपर है? आईसी 1 ना। तो लिखो बिंदु इसी प्रकार बिंदु ए और बिंदु बी आईसी 1 पर स्थित है। ये लिखा हुआ आईसी 1, आईसी 1 पर, आईसी 1 मतलब इंडिफरेंस कर्व, आईसी 1 पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि बिंदु ए और बिंदु बी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर, बिंदु ए और बिंदु बी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर एक समान है, जिसका अर्थ है कि बिंदु ए और बिंदु बी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर एक समान है, का स्तर एक समान है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर ए सी के बराबर है, ए बी के बराबर है, मैथमेटिकली मैंने बताया था दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए और ए तो बराबर है, तो सी और बी भी बराबर होना चाहिए ना। देखो मैथमेटिकली तो सी और बी बराबर आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली बताओ बी और सी की संतुष्टि एक समान हो सकती है? नहीं, क्योंकि सी किस पर स्थित है? ऊंचे अनादिमान वक्र पर, और बी किस पर स्थित है? निम्न अनादिमान वक्र पर। उसकी संतुष्टि बी के मुकाबले ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखना। जितना अनादिमान वक्र ऊंचा होता जाएगा उसकी संतुष्टि भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितना अनादिमान वक्र नीचा होता जाएगा उसकी संतुष्टि कम होती जाएगी। मतलब बी और सी की बराबर हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर तुम कह रहे हो बराबर है, यहाँ पर तुम कह रहे हो बराबर नहीं है, या तो किसी एक बात को सही साबित करो, यानी कि ये बात ही गलत है कि आईसी एक दूसरे को काटते ही नहीं है। ये बात तो तभी निकली ना जब हमने क्या माना था कि आईसी काटते हैं, इसका मतलब हमने गलत माना है, आईसी काटते ही नहीं है। अब जरा ये बात थर्ड पॉइंट में लिखो, लिखो थर्ड पॉइंट में, दोनों की तुलना की जाए तो, दोनों की तुलना की जाए, देखो ये रही तुलना B इक्वल टू सी, दोनों की तुलना की जाए तो ज्ञात होगा कि बिंदु B और C से मिलने वाली संतुष्टि भी, बिंदु B देखो बोर्ड पे, बिंदु B और बिंदु C दोनों की बराबर आ रही है मैथमेटिकली, लेकिन सिर्फ दोनों की तुलना की जाए तो ज्ञात होगा कि
बिंदु बी और बिंदु सी से मिलने वाली संतुष्टि भी, बिंदु बी और बिंदु सी से मिलने वाली संतुष्टि भी एक समान है। बिंदु बी और बिंदु सी से मिलने वाली संतुष्टि भी एक समान है, जो कि एक गलत निष्कर्ष है, जो कि एक गलत निष्कर्ष है। बताओ क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों नहीं है सही? क्यों? क्योंकि सी तो ऊंचे अनादिमान वक्र पर है और बी नीचे अनादिमान वक्र पर है। अगर ये बी नीचे अनादिमान वक्र पर है तो बी की संतुष्टि सी के मुकाबले कम ही होगी। तो लिखो जो कि एक गलत निष्कर्ष है। और क्यों गलत है इस बात के लिए एक काम करो, चौथा पॉइंट बना दो। कई बार आ चुकी है पेपर में ये वाली विशेषता कि आईसी एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो तुम्हें ये पूरा डायग्राम बना के और ये नोट के चारों पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, 4 नंबर तुम्हारे हुए। तो लिखो क्योंकि, फोर्थ पॉइंट में लिखना, क्योंकि IC2 एक ऊंचा अनादिमान वक्र है। IC2 देखो, IC2 ऊपर है और IC1 नीचे है। क्योंकि IC2 एक ऊंचा अनादिमान वक्र है, IC2 एक ऊंचा अनादिमान वक्र है जिस पर C बिंदु स्थित है। देखो C इसी पर ही तो है, जिस पर C बिंदु स्थित है, परंतु IC1 एक नीचा अनादिमान वक्र है, परंतु IC1 एक नीचा अनादिमान वक्र है। IC1 नीचा अनादिमान वक्र है जिस पर बिंदु B स्थित है, जिस पर बिंदु B स्थित है। तो बताओ क्या इन दोनों की संतुष्टि बराबर हो सकती है? जबकि एक अनादिमान वक्र नीचे है और एक अनादिमान वक्र ऊपर है। ऊपर वाला ऊंची संतुष्टि का स्तर दिखाता है और नीचे वाला निम्न संतुष्टि का स्तर दिखाता है। तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो बस एक लास्ट पॉइंट में लिख लो, 5वां पॉइंट, उसके बाद फिर ये खत्म। लिखो अतः दोनों अनादिमान वक्र, लिखो अतः दोनों अनादिमान वक्र संतुष्टि के, दोनों अनादिमान वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दिखा रहे हैं। दोनों अनादिमान वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दिखा रहे हैं, अलग अलग स्तर को दिखा रहे हैं। इस प्रकार B और C से मिलने वाली संतुष्टि बराबर नहीं हो सकती है। इस प्रकार B और C से मिलने वाली संतुष्टि, देखो क्या B और C से मिलने वाली संतुष्टि बराबर हो सकती है? नहीं। मैथमेटिकली तो ठीक हो रहा है, इकोनॉमिकली गलत हो रहा है। B और C से मिलने वाली संतुष्टि बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात दो अनादिमान वक्र, अर्थात दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदने चाहता है बाजार में, सबसे पहले वो क्या बनाना पसंद करता है? बजट। पता चले वो उतने रुपए उसके पास है नहीं, फिर भी वो चीज खरीदने की कोशिश कर रहा है। बताओ अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए है तो क्या कोई वस्तु तुम 120 रुपए वाली खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है और वस्तु की कीमत कितनी है? 50 रुपए। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए हैं? 100 रुपए, और वस्तु की कीमत कितनी है? 50 रुपए, तो कितनी चीज खरीद पाओगे? एक या दो? दो खरीद पाओगे ना, 50-50 वाली दो खरीद लोगे। लेकिन एक की ही कीमत 150 रुपए, तो क्या एक चीज भी खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो जरूरी है कि हम उपभोक्ता संतुलन तो तभी करेंगे ना जब उपभोक्ता के पास क्या होंगे? पैसे।
भाई संतुलन का मतलब क्या होता है? वस्तु को खरीदना, उसका इस्तेमाल करना और संतुष्टि प्राप्त करना, और वो भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ये होता है संतुलन। लेकिन वस्तु तो तभी खरीदेगा ना जब उस उपभोक्ता की क्या होगी? आय। और आय से दो चीजें निकल कर आती है, एक तो बजट और एक बजट सेट। अभी मैं पढ़ाता हूं, पहले हेडिंग डाल दो तुम। इस चैप्टर का नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग है उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट, जिसमें हमें दो बातें करनी है, एक तो बजट सेट और एक बजट रेखा। तो ब्रैकेट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो बजट सेट तथा बजट रेखा। बजट सेट तथा बजट रेखा, तो ब्रैकेट में ये बातें लिख लेना। पहले हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता के बजट का मतलब होता क्या है। तो देखो, उपभोक्ता का तो बजट किस पर डिपेंड करता है? आय पर। हमेशा उपभोक्ता का बजट किस पर डिपेंड करता है? आय पर। और क्या सिर्फ आय पर डिपेंड करता है? नहीं, वस्तुओं की कीमत पर भी डिपेंड करता है। बताओ कौन सी वस्तु कितनी खरीद पाएगा, उसकी कीमत पर ही तो डिपेंड करता है। मान लो उसकी उपभोक्ता की आय 100 रुपए और एक वस्तु की कीमत है 10। मान लो चलो एक वस्तु की कीमत है 5 रुपए। बताओ वो 5 रुपए वाली वस्तु 100 रुपए में कितनी खरीद पाएगा? बताओ 5 रुपए वाली वस्तु 100 रुपए में 20 खरीदेगा ना? 20 क्वांटिटी वो खरीद सकता है। तो किस पर डिपेंड करता है? उपभोक्ता की आय पर। किस पर डिपेंड करता है? वस्तु की कीमत पर। तो पहले तो इस हेडिंग के लिए एक नोट लिखना है। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, उपभोक्ता का बजट, उपभोक्ता का बजट उसकी आय पर, उपभोक्ता का बजट उसकी आय पर तथा वस्तुओं की कीमतों पर। उपभोक्ता का बजट उसकी आय पर तथा वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। उपभोक्ता का बजट उसकी आय पर तथा वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब लिखो, लिखो ये लिखो उदाहरण के लिए। अब हम उपभोक्ता का बजट पढ़ेंगे एक एग्जांपल मानकर अपनी तरफ से। भाई उपभोक्ता की आय क्या होगी हमें क्या मालूम, लेकिन हम मानेंगे। तो लिखो उदाहरण के लिए। अब लिखो मानव, देखो लैंग्वेज में नहीं लिखना है, पहले तो लिख दो उदाहरण के लिए। अब एक लाइन छोड़ के लिखो माना उपभोक्ता की आय। चलो लिखो खुद, माना उपभोक्ता की आय 60 रुपए है। मैंने कितनी मान ली उपभोक्ता की आय? 60 रुपए। क्या पता 60 रुपए कमाता हो। और उसी के नीचे लिखो पी एक्स माना है 2 रुपए और पी वाई माना है 1 रुपए। समझते हो इसका मतलब? पहली वस्तु मतलब एक्स वस्तु कितने रुपए की है? 2 रुपए की। और वाई वस्तु कितने रुपए की है? 1 रुपए की। प्रैक्टिकली मत सोचो कि बता क्या मान लिया मैंने, उपभोक्ता की आय 60 रुपए मान ली। 60 रुपए क्या किसी की कोई आय होती है? क्या वस्तु की कीमत 1 रुपए या 2 रुपए होती है? नॉर्मली सोचो कि मान लिया बस, है ना। अब देखो, अब तुम खुद ही बताओगे कि वो कौन सी वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद पाएगा। उपभोक्ता की आय 60 रुपए है, क्योंकि देखो तुम्हें टेबल बनानी है। पहले बोर्ड पे देखना, फिर बाद में ड्रॉ कर लेना। वीडियो पॉज कर सकते हो तुम ड्रॉ करने के लिए, और साथ साथ भी करना चाहो तो साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इकाई में मैंने 2 इकाइयां डाल दी, एक्स और वाई, क्योंकि 2 वस्तुओं की बात हो रही है। कितनी वस्तुओं की बात हो रही है? 2 वस्तुओं की। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि वो किस वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदेगा। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो बोर्ड पे देखो, मान लो उस बंदे ने एक्स वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदी है? 0। बोर्ड पे देखो, एक्स वस्तु की कुछ भी नहीं खरीदी। कितनी इकाइयां खरीदी हैं? 0। मुझे बताओ, एक्स वस्तु की 0 इकाइयों का यही तो मतलब है कि उस बंदे ने एक्स की एक भी इकाई नहीं खरीदी। बताओ, एक्स की इकाई 0 होने का मतलब यही तो होता है कि उसने एक्स की एक भी इकाई नहीं खरीदी। इसका मतलब सारी इकाइयां किसकी खरीदी हैं?
y की। सारी इकाइयां किसकी खरीदी हैं? y की खरीदी हैं। अब मुझे बताओ, 1 रुपए की कीमत है, एक इकाई की कीमत 1 रुपए है, और उस बंदे की इनकम कितनी है? 60 रुपए। बताओ कितनी इकाइयां खरीद लेगा वो y की? बताओ, 1 रुपए में एक आ रहा है, तो 60 रुपए में कितनी इकाइयां आएंगी? 60 आएंगी। बोर्ड पे देखो जरा, वस्तु की कीमत कितनी है? 1 रुपए, और उसके पास कितने रुपए हैं? 60 रुपए, और उपभोक्ता को अपनी सारी आय खर्च करनी है। उपभोक्ता का संतुलन तभी होगा जब उपभोक्ता अपनी सारी आय खर्च करेगा। ठीक है, तो देखो वस्तु की कीमत एक, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए है और 10 रुपए में लेकर आओ, तो कितनी लेकर आओगे? 10 क्वांटिटी ले आओगे। एक टॉफी 1 रुपए की है, तो 10 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? 10 टॉफी आएंगी। 15 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? 15 टॉफी आएंगी। क्लियर हो गया ना? 15 रुपए में 15, तो 1 रुपए में एक, तो 60 रुपए में 60। क्लियर हो गया कि कैसे 60 आया है? देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस 60 आ गया। अब जरा x की वो बढ़ाएगा। मान लो इस बार उसने x की कितनी इकाइयां खरीदी है? 10। बोर्ड पे देखो अब जरा, पहले तो x की उसने एक भी इकाइयां नहीं खरीदी थी, लेकिन इस बार उसने x की कितनी इकाइयां खरीद ली हैं? 10, और कीमत कितनी है? 2 रुपए। बताओ 10, बोर्ड पे देखो, उसने x की कितनी इकाइयां खरीदी हैं? 10, कीमत कितनी है? 2 रुपए की। 10 रुपए, 10 इकाइयां 2 रुपए के हिसाब से उसने कितने खर्च कर दिए? 20 रुपए। क्लियर हो रही है बात? 10 इकाइयां, 2 रुपए का रेट। ध्यान से देखो, उस बंदे ने x की 10 इकाइयां खरीद ली, 2 रुपए का रेट है, कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपए। इनकम कितनी थी? 60 रुपए। ध्यान से सुनो, उस बंदे ने x की 10 इकाइयां खरीदी और 2 रुपए का रेट है, तो कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपए खर्च कर दिए। इनकम थी कितनी? 60। बताओ 60 में से 20 रुपए तो खर्च कर दिए, कितने रह गए? 40 रुपए। 60 में से 20 रुपए किस पर खर्च कर दिए? एक्स पर। बाकी के 40 रुपए किस पर खर्च करेगा? वाई पर, क्योंकि उसे अपनी सारी आय खर्च करनी है। अब मुझे बताओ, 1 रुपए का रेट है, 40 में कितना खरीदेगा? 40 खरीदेगा, है ना? 1 रुपए में एक, तो 10 रुपए में 10, 10 रुपए में 10, तो 20 रुपए में 20, तो 40 रुपए में 40। लिख दो, 40 इकाइयां खरीदेगा। क्लियर हो रहा है? अब उसने x की और इकाइयां बढ़ाई, इस बार उसने x की कर दी 20 इकाइयां। अब फिर से देखो बोर्ड पे, अभी समझ में आएगा। देखो, इस बार उसने x की कितनी इकाइयां खरीदी है? 20 इकाइयां। बोर्ड पे देखो, 20 इकाइयां खरीदी हैं, 2 रुपए की कीमत है ना? 2 रुपए की कीमत है, कितने रुपए खर्च कर दिए भाई? 20 दूनी 40। उस बंदे ने अपनी आय में से कितने रुपए खर्च कर दिए? 40 रुपए खर्च कर दिए। उसकी आय थी कितनी? 60 रुपए। 60 रुपए में से 40 रुपए तो उस बंदे ने खर्च कर दिए, कितने बच गए उसके पास? 60 रुपए में से 40 रुपए उस बंदे ने उड़ा दिए, कितने रुपए बच गए? 20 रुपए। और वो ये 20 रुपए में क्या खरीदेगा? वाई खरीदेगा। अब मुझे बताओ, वो वाई की कितनी इकाइयां खरीद पाएगा? इन 20 रुपए में वो वाई की कितनी इकाइयां खरीद सकता है? तो देखो कितना आसान है, 1 रुपए की कीमत है ना, 20 रुपए में कितनी इकाइयां खरीदेगा? 20। भाई अब तक तो याद हो जानी चाहिए बात। 20 रुपए में 20 इकाइयां खरीद ली। अब जरा उसने और इकाई बढ़ाई, बस लास्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। अब उसने x की इकाइयां कर दी हैं 30। x की कितनी इकाइयां कर दी हैं? 30। अब देखकर बताओ, देखो 30 इकाइयां 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए खर्च कर दिए? 60 रुपए। 30 इकाइयां 2 रुपए के हिसाब से 60 रुपए खर्च कर दिए। उसकी आय क्या थी? 60 रुपए ही तो थी। सारे पैसे कहां पर खर्च कर दिए? एक्स पर। तुम सोच रहे होंगे भैया सारे पैसे एक्स पर खर्च कर दिए, वाई तो कुछ खरीदे ही नहीं। कोई बात नहीं, उसका अपना तरीका है, उसका अपना खर्चा है, हिसाब किताब है। क्या पता वो एक्स की खरीदना चाहता हो, वाई की खरीदे ही ना। तो उसने वाई की क्या खरीदी? 0। जब उस बेचारे के पास पैसे ही नहीं बचे, 60 रुपए के 60 रुपए किस पर लगा दिए? एक्स पर लगा दिए, तो वाई की कहां से खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। तो वाई की क्या हो गई? 0। तो ध्यान रखना, ये जितने भी मैंने यहां पर बनाए एक्स का और वाई का, तो जब मैं इनके क्या बना दूंगा? कॉम्बिनेशन, संयोग। देखो, एक्स की 0 खरीद पा रहा था तो वाई की 60 खरीद पा रहा है, एक्स की 10 खरीद पा रहा है तो वाई की 40 खरीद पा रहा है, एक्स की 20 इकाइयां खरीद पा रहा है तो वाई की भी 20।
और x की 30 खरीद पा रहा है तो y की 0 खरीद पा रहा है। बताओ क्या ये सारे संयोग, ध्यान से सुनना, क्या ये सारे संयोग एक उपभोक्ता अपनी आय से खरीद पा रहा है? बिल्कुल, हमने उसी की आय के तो अनुसार बनाया है। उस व्यक्ति की आय 60 रुपए थी और उन 60 रुपए के ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे संयोग दर्शाए। तो ध्यान रखना, क्या ये सारे संयोग उसके बजट में हैं? क्या ये चारों कॉम्बिनेशन उसके बजट में माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे, क्योंकि ये बंदे ने अपनी आय के अनुसार बनाए हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है बजट सेट। सेट को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं बंडल। मतलब ये ऐसे बंडल होते हैं जिन्हें एक उपभोक्ता खरीद सकता है, जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा खरीद सकता है। अगर कोई बंडल ऐसा है जो वो नहीं खरीद पा रहा है तो क्या वो बंडल उसके बजट में आएगा? नहीं आएगा। तो जो बंडल वो खरीद सकता है वही बजट सेट में आता है, जो बंडल वो नहीं खरीद सकता वो बजट सेट में नहीं आता है। ठीक है, तो पहले तो अब हम इसके लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे बजट सेट की। तो लिखो नंबर 1 पॉइंट बजट सेट। फिर मैं पढ़ाऊंगा बजट रेखा। तो पहले बजट सेट के बारे में लिखो कि बजट सेट का मतलब क्या होता है। तो मुझे बताओ, ये जो संयोग बने, हर संयोग को वो खरीद सकता है। हर संयोग उसके क्या है? बजट में है, क्योंकि उसने अपनी आय के अनुसार, वस्तुओं की कीमतों के अनुसार ये पूरा सेट बनाया है, इसलिए ये बजट सेट होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है, इसमें दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें निश्चित कीमत पर, जिन्हें निश्चित मतलब उनकी एक कीमत होती है, हर वस्तु की एक कीमत होती है जो निश्चित होती है कुछ समय के लिए, जिन्हें निश्चित कीमत पर और उपभोक्ता की निश्चित आय से, जिन्हें निश्चित कीमत पर और उपभोक्ता की निश्चित आय से, उपभोक्ता की निश्चित आय से खरीदा जा सकता है। निश्चित कीमत पर और उपभोक्ता की निश्चित आय से खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब ये जो मैंने संयोग बनाए थे ना, दोनों वस्तुओं की अलग अलग इकाइयों को वो खरीद सकता है। अब मैं एक डायग्राम बनवा रहा हूं और फिर मैं तुम्हें बजट रेखा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। वाई एक्स, यहां पर दिखाया जाएगा वस्तु x को, यहां पर दिखाया जाएगा वस्तु y को, पूरा लिख लेना। तो देखो वस्तु x की तो ज्यादा इकाइयां जा नहीं रही है, 30 तक जा रही हैं, तो यही ले लेते हैं 10, 20, 30, है ना। एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेने में, हालांकि प्लॉट तो करेंगे नहीं, नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, है ना। थोड़ी जगह थी इसलिए मैंने 40 तक लिख लिया, लेकिन y में देखो 60 तक जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। बताओ x की 0, y की 60, x की 0, y की 60, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। इस तरह से प्लॉटिंग तुम्हें करनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। अब देखो x की 10, y की 40, बोर्ड पे देखो x की 10 तो ये रही, और y की 40 ऊपर जाएगी तो यहां पर ये पॉइंट आएगा। x की भी 20 और y की भी 20, तो दोनों के लिए ये वाला पॉइंट आ गया। और देखो 30 पे 0, x 30 इधर ही मिलेगा। तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट हो जाता है, लेकिन जब तुम स्केल से ग्राफ पर बनाओगे पेंसिल वगैरह से प्रॉपर नाप कर, तो बहुत अच्छे से सीधी लाइन मिलेगी। मेरे में क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन तुम अगर प्रॉपर ड्रॉ करते हो, ठीक है, पेंसिल वगैरह से, स्केल से, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब मुझे बताओ
ये जो मैंने चारों कॉम्बिनेशन यहां पर दिखा रखे हैं, क्या ये बजट सेट थे? बिल्कुल थे। लेकिन अब ये जो रेखा तैयार हुई है, ये रेखा कहलाएगी बजट रेखा। इसी रेखा को क्या कहते हैं? बजट रेखा। इसका मतलब ये हुआ, बजट रेखा पर किसको दर्शाया जाता है? बजट सेट को। बजट सेट मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। ध्यान रखना, इसको कीमत रेखा भी कहते हैं। अब कीमत रेखा क्यों कहते हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, इसी को बजट रेखा, इसी को कीमत रेखा। बजट रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि बजट रेखा पर ही किसको दिखाया जाता है? बजट सेट को, बजट बंडल्स को, जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। हम उसी को बजट सेट को यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, तो क्या बन जाती है? बजट रेखा। और इसको कीमत रेखा भी कहते हैं। तो कीमत रेखा कहते क्यों है वो भी हेडिंग आएगा, ठीक है? तो डायग्राम तुम वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। नंबर 2 में बजट रेखा की एक छोटी सी परिभाषा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने से पहले मुझे बताओ, बजट रेखा पर हमने उन्हीं संयोगों को दर्शाया था ना जो बजट सेट के अंदर आते हैं। बताओ, बजट सेट को ही तो हमने दर्शाया है। बजट रेखा पर जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है? बजट सेट ही तो बनाया है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, बजट रेखा भी ऐसे संयोगों को दर्शाती है। ध्यान से सुनो, डेफिनेशन कितनी आसान है। बजट रेखा भी ऐसे संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से और निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। ध्यान रखना, खरीद सकता है। जिन्हें वो नहीं खरीद सकता वो बजट रेखा पर नहीं आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो लिखो, बजट रेखा एक ऐसी रेखा है जो, बजट रेखा एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को, बजट रेखा एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है। दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है जिसे एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से, जिसे एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। जिसे एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। निश्चित आय से खरीद सकता है। तो ध्यान रखना, पूरी बजट रेखा पर कोई सा भी बिंदु जो भी बजट रेखा के ऊपर आ रहा है ना, मान लो मैंने रफली फिर से ये बना दी, ठीक है? बजट रेखा पर आने वाला हर बिंदु वो खरीद सकता है। बजट रेखा के अंदर आने वाला हर बिंदु, बताओ, हर बिंदु अंदर आने वाला भी खरीद सकता है। ध्यान से सुनो, बजट रेखा के ऊपर तो वो खरीद ही सकता है, और बजट रेखा के अंदर कोई सा भी बिंदु स्थित है ना, वो भी वो खरीद सकता है। क्यों? जरा देखो, बोर्ड पे देखो। माना वो इस बिंदु पर x की कितनी इकाइयां खरीद रहा था? 2। y की कितनी खरीद रहा था? 4। मान लिया भाई मैंने, है ना? सपोज x की कितनी इकाइयां खरीद रहा था? 2 इकाइयां। y की कितनी इकाइयां खरीद रहा था? 4। मान लो कोई बिंदु यहां पर है, x की 1 इकाई और y की 3 इकाई। बताओ, जब वो x की 2 खरीद सकता है, y की 4 खरीद सकता है, तो क्या x की 1 नहीं खरीद सकता? भाई कम तो खरीद ही सकता है। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास 5 रुपए और 5 रुपए में 5 रुपए में 5 टॉफी आ रही है, ठीक है? अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 3 टॉफी लेकर आओ, तो क्या तुम 3 ले जा सकते? बस 3 ही तो खरीद रही है। 2 रुपए तुम्हारे पास फिर भी बच जाएंगे। यानी कि हम कम तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर मैं तुमसे कहता ये वाला x की वो खरीद रहा है 3 और y की खरीद रहा है 6, क्या ये खरीद सकते हो? नहीं भाई, ये खरीद नहीं सकते। मतलब अगर कोई सा भी बिंदु बजट रेखा से उस साइड होता है तो वो हम नहीं खरीद सकते हैं। अगर कोई भी बिंदु बजट रेखा के इस साइड होता है तो हम उसे खरीद सकते हैं, और बजट रेखा के ऊपर है
तो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तुम थर्ड पॉइंट में लिखो। लिखो, बजट रेखा पर स्थित कोई सा भी बिंदु, बजट रेखा पर स्थित कोई सा भी बिंदु, बजट रेखा पर स्थित कोई सा भी बिंदु एक उपभोक्ता द्वारा, एक उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, एक उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा सकता है। तो मुझे बताओ, तुमने ये जो बजट सेट यहां पर बनाए थे, जैसे कि मैंने टेबल बनवाई थी, 0 पे 60 है ना, 10 पे 40 है ना, 20 पे 20, बताओ यही तो बनवाए थे मैंने। इन्हीं को क्या बोला जाता है? बजट सेट, बजट के संयोग। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये संयोग तो तुम तभी बना पाए ना जब तुम्हें वस्तुओं की क्या मालूम थी? कीमत। वस्तुओं की कीमतों के अनुसार, ध्यान से सुनो, वस्तुओं की कीमतों के अनुसार तुमने क्या तैयार करे? बजट सेट। और उन्हीं बजट सेट को तुमने किस पर बना दिया? इस पर। और यही क्या कहलाएगी? बजट रेखा। क्योंकि ये कीमत की वजह से बनी है, क्योंकि ये वस्तुओं की अलग अलग कीमतों के अनुसार बनी है, इसलिए इसी को ही क्या बोलते हैं? कीमत रेखा। तो कई बार पेपर में 1 नंबर में आया है कि बजट रेखा को ही कीमत रेखा क्यों कहा जाता है, तो तुम्हें रीजन देना है, क्योंकि बजट रेखा को कीमतों के अनुसार ही दर्शाया गया है, ये वस्तुओं की कीमत के अनुसार ही बनाई गई है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बात तुम फोर्थ पॉइंट में लिख लो। लिखो फोर्थ पॉइंट, बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है, बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है, कीमत रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दो वस्तुओं की कीमतों के, क्योंकि यह दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपातों को दर्शाती है, दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपातों को दर्शाती है, अनुपातों को दर्शाती है। तो अब जरा मुझे देखकर बताओ, अगर कोई सा भी संयोग, बोर्ड पे देखो, अगर कोई सा भी संयोग इस साइड होगा तो क्या वो उसे खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? भाई उसने, उपभोक्ता ने अपनी आय से ना एक रेखा पहले ही बना रखी है, बजट रेखा। उपभोक्ता बजट क्यों बनाता है भाई? नॉर्मली एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता बजट क्यों बनाता है? क्योंकि वो जानता है कि वो बंदा इस बजट से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। हाँ, बजट से कम तो जरूर खरीद सकता है, लेकिन बजट से ज्यादा खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो वो यहाँ पर तो नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर हम उससे कहे कि यहाँ पर खरीद लो, तो वो यहाँ पर खरीदेगा। तो ध्यान रखना, बजट रेखा के जब कोई संयोग यहाँ पर होता है, कोई सा भी संयोग या कोई सा भी बिंदु, बजट रेखा के यहाँ वाला कोई सा भी बिंदु किसमें शामिल किया जाता है? जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो ऐसे संयोग कहलाते हैं असंभाव्य संयोग। ऐसे संयोग क्या कहलाते हैं? जो बजट रेखा के उस साइड होते हैं, अभी मैं सब लिखवा दूंगा, असंभाव्य, और जिन्हें वो खरीद सकता है। बताओ, बजट रेखा के ऊपर आने वाला बिंदु क्या वो खरीद सकता था? बताओ, बजट रेखा के ऊपर आने वाला बिंदु क्या वो खरीद नहीं सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन बजट रेखा के अंदर आने वाला बिंदु भी, और अंदर आने वाला बिंदु भी खरीद सकता है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं किसी से बोलूं कितना खर्चा कर पाओगे, वो बोलेगा जितना मेरे बजट में है। मैं बोलूंगा कि अपने बजट से कम खरीद सकते हो, वो बोलेगा क्यों नहीं, बजट से कम खरीदा जा सकता है। अगर मैं उससे कहता हूं बजट से ज्यादा खरीद पाओगे, तो वो कहेगा जब बजट ही नहीं है ज्यादा तो मैं कैसे खरीद लूंगा, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा तब। ठीक है, लेकिन हम उधार का केस यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। अब हम पढ़ेंगे प्राप्य और अप्राप्य संयोग, संभाव्य या असंभाव्य संयोग।
तो बजट रेखा या उपभोक्ता की आय के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग आ गया है तुम्हारा, हेडिंग डाल दो संभाव्य तथा असंभाव्य संयोग। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, फिजिबल और नॉन फिजिबल। असंभाव्य जिनको खरीदने की संभावना नहीं है, संभाव्य जिनको खरीदा जा सकता है। किनको खरीदा जा सकता है? जो बिंदु यहां पर है या फिर जो बिंदु बजट रेखा के ऊपर है, लेकिन जो बिंदु बजट रेखा के उस साइड है उन्हें वो नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? मैंने भी बताया था, बोर्ड पे देखो। वो कम इकाइयां तो खरीद सकता है, लेकिन ज्यादा इकाइयां खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए और ज्यादा पैसा उसके पास है नहीं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। ड्रॉ अभी कर लेना, इस वाले डायग्राम को तो वैसे भी नहीं करना था, अभी मैं रियल डायग्राम बनवाऊंगा। ये रफ डायग्राम था, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। पहले कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, फिर ड्रॉ करना है डायग्राम। तो देखो मुझे बताओ, चलो पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं, लेकिन ड्रॉ मत करना, ड्रॉ तुम बाद में करना जब मैं बोलूं वीडियो के अंदर। तो डायग्राम मैं बना रहा हूं, तुम्हें पहले से बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में वीडियो पोस्ट करके बना सकते हो। देखो मैंने एक बजट रेखा बना दी और मैंने बिल्कुल वही बजट रेखा बनाई है जो पहले थी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां वाला देखो कोई सा भी बिंदु अगर इसके ऊपर है, इसको तो वो खरीद ही सकता है क्योंकि ये बिंदु उसके बजट में है। लेकिन अगर कोई से भी बिंदु यहां पर है तो यहां पर भी वो खरीद सकता है, मतलब यहाँ के संयोग भी कैसे होंगे? प्राप्य। और अगर इस साइड के संयोग है, ऐसे थोड़ी सी लाइनिंग बना देना, ठीक है, और फिर बीच में लिखना यहां के संयोग कैसे होते हैं? अप्राप्य। यहाँ के संयोग प्राप्य और वहां के संयोग अप्राप्य। तुम सोच रहे होंगे मैंने ये क्या नए शब्द लिख दिए, प्राप्य और अप्राप्य। तो ध्यान रखना इस हेडिंग के अलावा एक वर्ड और होता है, संभाव्य की जगह आता है प्राप्य और असंभाव्य की जगह आता है अप्राप्य। ये वर्ड ज्यादा आसान है इसलिए इनको जरूर लिख लेना। सीधी सी बात है, प्राप्य मतलब जिन्हें वो प्राप्त कर सकता है और अप्राप्य मतलब जिन्हें वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और किन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है? जो उसके बजट में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस वस्तु x और वस्तु y। ड्रॉ अभी कुछ नहीं करना है, जब मैं बोलूं तब करना। और बजट रेखा को नाम दे देना ए और बी, ठीक है, कैपिटल ए बी। ठीक है, तो अब लिखो नंबर 1 पॉइंट में लिखो, यदि कोई बिंदु बजट रेखा के बाहर स्थित होता है, मतलब यदि कोई बिंदु बजट रेखा के बाहर होता है, देखो बोर्ड पे बाहर होने का मतलब क्या है? यहां पर कोई बिंदु स्थित है, और अंदर होने का मतलब क्या है? यहां पर कोई स्थित है। ठीक है, यदि कोई बिंदु बजट रेखा के बाहर स्थित होता है तो वह अप्राप्य संयोगों में अप्राप्य संयोगों में शामिल किया जाता है। तो वह अप्राप्य संयोगों में शामिल किया जाता है, मतलब अगर कोई बिंदु यहां पर है तो उसे वो अप्राप्य संयोगों में शामिल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बिंदु बजट रेखा के ऊपर है, ऊपर का मतलब ये मत सोचना उधर है, ऊपर का मतलब है कि बजट रेखा के ऊपर ही आ रहे, ऐसे वाले बिंदु ये होते हैं बजट रेखा के ऊपर। ठीक है, और बजट रेखा के अंदर ये वाले बिंदु होते हैं। ठीक है, अब लिखो ये बात सेकंड पॉइंट के अंदर, तो लिखो बजट रेखा के अंदर कोई सा भी बिंदु, बजट रेखा के अंदर कोई सा भी बिंदु, अंदर वाली बात कर रहा हूं मैं अभी, देखो बोर्ड पे अंदर वाली बात कर रहा हूं, बजट रेखा के ऊपर वाली बात नहीं करी अभी मैंने। हालांकि जो बजट रेखा के ऊपर होते हैं ना, ये जो बजट रेखा के ऊपर होते हैं ये भी प्राप्य होते हैं, इन्हें भी वो खरीद सकता है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं अंदर वाले संयोगों की। बजट रेखा के अंदर कोई सा भी बिंदु
प्राप्य संयोगों को दर्शाता है। देखो प्राप्य और अप्राप्य में केवल अ का फर्क है, तो ध्यान से सुनकर लिखना, कभी गलती कर दो। बजट रेखा के अंदर कोई सा भी बिंदु प्राप्य संयोगों को दर्शाता है। बजट रेखा के अंदर कोई सा भी बिंदु प्राप्य संयोगों को दर्शाता है, अर्थात उपभोक्ता उन्हीं संयोगों को खरीद सकता है, अर्थात उपभोक्ता उन्हीं संयोगों को खरीद सकता है जो बजट रेखा के अंदर है। देखो इन्हें ही तो खरीद सकता है, क्या उनको खरीद सकता है? नहीं। अर्थात उपभोक्ता उन्हीं संयोगों को खरीद सकता है जो बजट रेखा के अंदर हैं या बजट रेखा के ऊपर स्थित हैं, जो बजट रेखा के अंदर हैं या बजट रेखा के ऊपर स्थित हैं, बजट रेखा के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, तो बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर, तब तक तो वो खरीदेगा, लेकिन बजट रेखा के बाहर हो फिर नहीं खरीद पाएगा। अब लिखो थर्ड पॉइंट, बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर का क्षेत्र, मतलब देखो बोर्ड पे ये वाला एरिया, ये सारा एरिया बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर, ये सारा का सारा एरिया, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा क्षेत्र उसका क्या कहलाता है? प्राप्य क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र उसका क्या कहलाता है? संभाव्य क्षेत्र। ठीक है, बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर का क्षेत्र, बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र संभाव्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर का क्षेत्र संभाव्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है, संभाव्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र का क्या, जिन्हें एक उपभोक्ता खरीद नहीं पा रहा है, मतलब ये वाला, उस क्षेत्र का क्या, जिन्हें उपभोक्ता नहीं खरीद पा रहा है, तो ध्यान रखना वो क्षेत्र कहलाता है असंभाव्य क्षेत्र। तो ये बात लिखो चौथे पॉइंट में, लिखो जिन्हें एक उपभोक्ता खरीदने में सक्षम नहीं होता है, जिन्हें एक उपभोक्ता खरीदने में सक्षम नहीं होता है, जिन्हें एक उपभोक्ता खरीदने में सक्षम नहीं होता है, उस क्षेत्र को असंभाव्य क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को असंभाव्य क्षेत्र कहा जाता है, जो कि कहा जाता है जो कि बजट रेखा से बाहर स्थित होता है, जो कि बजट रेखा से बाहर स्थित होता है, बजट रेखा से बाहर स्थित होता है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखो मैंने तो काफी खिचपिच कर दी इस डायग्राम में, तुम्हें क्या करना है, देखो बोर्ड पे, चलो मैं रब कर ही देता हूं इसको, ये चीज रहने देना, बस यहां पर ये लिख लेना असंभाव्य। देखो असंभाव्य बोलो या अप्राप्य बोलो एक ही बात है। ठीक है, और ये बीच में इस तरह से ये भी काम मत करना, ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, बीच वाले क्षेत्रफल को लिख लेना बस यहाँ पर संभाव्य। अब ड्रॉ कर लो इस डायग्राम को, 2 मिनट का काम है बस। अंदर की साइड संभाव्य, और देखो अंदर की साइड का मतलब ये नहीं है कि ये एरिया शामिल नहीं किया जाएगा, ये डॉट वाला एरिया भी, मतलब कहां तक का एरिया, बजट रेखा तक का एरिया, लेकिन बजट रेखा से बाहर गए तो नहीं, तब तो फिर तुम किस में आ चुके हो, असंभाव्य क्षेत्र में। तो अगर पेपर में 1 नंबर में पूछा जाए कि अगर कोई बिंदु असंभाव्य क्षेत्र में स्थित है, मान लो ये वाला बिंदु है ए, किस में स्थित है,
असंभाव्य क्षेत्र में, तो क्या उपभोक्ता इसे खरीद पाएगा? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि असंभाव्य क्षेत्र में किन संयोगों को शामिल किया जाता है? अप्राप्य संयोगों को, जिन्हें एक उपभोक्ता खरीदने में सक्षम नहीं होता है। तो कैसे खरीद लेगा? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखना यह है कि बजट रेखा का ढलान होता क्या है। ध्यान रखना, कोई सा भी ग्राफ हो, कोई सा भी वक्र हो, कोई सी भी रेखा हो, हर रेखा का हम क्या पढ़ते हैं? ढलान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप। तो बजट रेखा का भी अपना ढलान होता है। और बताओ ढलान क्या होता है? ऊपर से नीचे आ रहा है ना। बताओ ये वाला ग्राफ भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले तो हेडिंग डाल दो, बजट रेखा का ढलान। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसका ढलान ऋणात्मक होता है। जब भी कोई ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ ढलान है, तो उसका ढलान हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। तो जरा अब ढलान देखते हैं। ढलान से पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम समझाना बहुत जब हम बजट रेखा का ढलान निकाल रहे हैं ना, तो ढलान का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। देखो, ढलान निकालने के लिए तुम्हें करना क्या है? नोट नहीं करना, अभी बोर्ड पे देखना है बस। ढलान निकालने का फॉर्मूला है, y का परिवर्तन तो आएगा ऊपर, ऊपर तो आएगा y का परिवर्तन, देखो वस्तु y का, ठीक है, और नीचे आएगा x का परिवर्तन। फॉर्मूला बड़ा आसान सा था। देखो, y का परिवर्तन ऊपर और x का परिवर्तन नीचे। अब जरा दो बिंदु ले लेते हैं अपनी तरफ से, कोई से भी दो बिंदु ले लेते हैं। देखो, ये वाले दो बिंदु ले लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक काम करो, इसको नेम दे दो a। मुझे बताओ, a पर x वस्तु की कितनी इकाइयां थी? 10। और इस बिंदु को नेम दे दो b। b पर कितनी इकाइयां हैं? 20। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, पहले वो a बिंदु पर था और a बिंदु से b पर गया। a पर वो x की कितनी इकाइयां खरीद रहा था? 10। खरीद नहीं रहा था, मतलब संयोग इकाई थे। x की कितनी इकाइयां थी? 10। और b पर x की कितनी हो गई? 20। इसका मतलब उसने कितने का चेंज कर दिया x की इकाइयों में? बताओ, 10 से 20 आ गया, 10 इकाइयों का परिवर्तन कराना। देखो, a संयोग से जब वो b के पास आया तो 10 इकाइयों से 20 इकाइयां हो गई, कितने का चेंज हो गया? 10 का। ये बात समझ में आ गई ना? अब जरा इधर देखो, पहले वो a बिंदु पर था, y की कितनी ले रहा था? 40। ध्यान से समझो, देखो, जब वो a बिंदु पर था तो y की कितनी इकाइयां ले रहा था? 40। लेकिन जब वो b बिंदु पर आया, जब वो b बिंदु पर आया तो b बिंदु पर आने पर y की कितनी इकाइयां कर दी? 20। बताओ, 40 से 20 कर दी। देखो इधर, इधर तो उसने 10 से 20 करी थी, मतलब बढ़ाई थी, और इधर 40 से 20 करिए, मतलब कम करिए। लेकिन y का परिवर्तन है कितने का? y का परिवर्तन है 20 का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो, a पर x की कितनी इकाइयां थी? 10। b पर x की इकाइयां कितनी हो गई? 20। कितने का चेंज कर दिया? 10 का। परिवर्तन क्या हो गया? चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज मतलब परिवर्तन, y का परिवर्तन, और x का परिवर्तन नीचे। अब मुझे बताओ, ढलान कितना निकल आया? y का परिवर्तन कितना है? 20। x का परिवर्तन कितना निकाला है? 10। काट दो, बताओ ढलान कितना निकल आया? 2। ढलान निकल आया 2। ध्यान रहेगी ये बात या नहीं? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर तुम ध्यान नहीं रखते हो और अगर फॉर्मूला ही भूल जाते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। y का परिवर्तन ऊपर आता है और x का परिवर्तन नीचे, और जरूरी नहीं है a और b पर ही निकालो, कोई से भी दो बिंदु ले लिया करो बस। पूरी बजट रेखा पर कोई से भी दो बिंदु लोगे ना, हमेशा मैं दावा कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि ढलान 2 ही आएगा। मेरी शर्त यही है। इस पूरी बजट रेखा पर कोई से भी दो बिंदु लो और परिवर्तन चेक करो, ढलान निकालो। हर बार ढलान क्या आएगा? 2, क्योंकि बजट रेखा कैसी रेखा है? बिल्कुल एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा का ढलान कभी भी नहीं बदलता, इस बात का ध्यान रखना है। सीधी रेखा का ढलान हमेशा सेम रहता है, ठीक है।
तो पहले तो वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लो, ठीक है। और ये जो ढलान वाली बात है मैंने इधर लिखी है साइड में, तुम्हें साइड में नहीं लिखनी, तुम्हें डायग्राम की नीचे लिखनी है, ठीक है। तो पहले प्रॉपर ड्रॉ कर लेना और ढलान लिख लेना। अब लिखना कुछ बातें नोट में, तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, पहले डायग्राम बना लो वीडियो पॉज करके, फिर ये नीचे नोट करना ढलान, ठीक है, और फिर लिखना फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो लिखो बजट रेखा का ढलान। अच्छा मैंने तुमसे एक चीज नहीं पूछी, देखो इधर बोर्ड पे एक्स की इकाइयां बढ़ाई है ना, देखो देखो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, आने वाले चैप्टर सब में यही लॉजिक चलता रहेगा। एक की बढ़ाने के लिए दूसरे की कम करनी पड़ेगी, एक की बढ़ाने के लिए दूसरे की त्यागनी पड़ेगी, एक की बढ़ाने के लिए दूसरे की छोड़नी पड़ेगी, हर बार यही चलता रहेगा। कमाल की बात है, हर एक चैप्टर में यही चीज चलती रहेगी, क्योंकि हर बार संसाधन कैसे होते हैं, सीमित। उपभोक्ता की आय भी क्या है, संसाधन है, और उपभोक्ता की आय भी क्या होती है, सीमित होती है। इसलिए यहां पर भी देखो देखो एक्स की बेशक उसने 10 इकाइयां बढ़ाई है, देखो 10 से 20 कर दी, मतलब 10 बढ़ा दी ना भाई, एक्स की 10 इकाइयों से 20 इकाइयां कर दी, 10 इकाइयां बढ़ा दी। लेकिन उसने एक्स की 10 इकाइयां तभी बढ़ाई जब उसने वाई की कितनी इकाइयां छोड़ दी, 20 इकाइयां छोड़ दी। अब देखो तुम्हें स्लोप का मतलब भी समझ में आना पड़ेगा, जैसा मैंने अनादिमान वक्र के ढलान में बताया था बिल्कुल वही यहां पर है। एक्स की 1 बढ़ाने के लिए उसे वाई की कितनी छोड़नी पड़ गई, 2। एक्स की 1 बढ़ाने के लिए वाई की कितनी छोड़नी पड़ गई, 2। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में, ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए, स्लोप के बेस पर समझाइए इसका मतलब क्या है, तो तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए। अब लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, बजट रेखा का ढलान दर्शाता है कि, बजट रेखा का ढलान दर्शाता है कि वस्तु x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए, देखो बोर्ड पे देखो, वस्तु x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा, 2 इकाइयों को। बजट रेखा का ढलान दर्शाता है कि वस्तु x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए वस्तु y की 2 इकाइयों को, 1 इकाई बढ़ाने के लिए वस्तु y की 2 इकाइयों को त्यागना पड़ेगा, वस्तु y की 2 इकाइयों को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो नंबर 2, तो मैंने बताया था बजट रेखा का ढलान हमेशा कैसा रहता है, सेम। मैंने तुम्हें ये ढलान किन 2 बिंदु के अनुसार निकाल के दिखाया है, इन 2 बिंदु के अनुसार। घर पे स्केल से प्लॉट करना, पूरा बजट रेखा बना लेना, और कोई से भी 2 बिंदु पकड़ना और ढलान निकालना, कोई से भी 2 बिंदु अलग अलग बना बना के देखना, बार बार देखना, हर बार ढलान 2 आएगा, मैं साबित कर दूंगा। वो बात अलग है तुमने अगर कुछ गलती कर दी है तो गलत सलत आ सकता है, लेकिन हर बार 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि बजट रेखा एक कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा का ढलान कभी बदलता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है, एक समान रहता है। तो कई बार पेपर में आया है कि बजट रेखा का ढलान क्यों नहीं बदलता, देखो इसके बदलने के, इसके ना बदलने के 2 कारण है। पहला कारण, बजट रेखा एक सीधी रेखा है। दूसरी बात, बताओ क्या वस्तुओं की कीमतें बदलेंगी बार बार, नहीं। हमने वस्तुओं की कीमत को क्या मान रखा है, हमने वस्तुओं की कीमत को, रियल में तो खैर स्थिर नहीं होती है, लेकिन हमने तो वस्तुओं की कीमत को स्थिर मान रखा है, 2 रुपए और 1 रुपए, है ना, स्टार्टिंग में हमने माना था। तो लिखो नंबर 2 के अंदर, बजट रेखा का ढलान हमेशा, बजट रेखा का ढलान हमेशा स्थिर रहता है, बजट रेखा का ढलान हमेशा स्थिर रहता है।
हमेशा स्थिर रहता है। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। क्योंकि कीमत रेखा एक सीधी रेखा होती है, कीमत ही नहीं बदल रही। बजट रेखा को क्या बोला जाता है? कीमत रेखा। और कीमत ही नहीं बदल रही, हमने कीमत को क्या मान रखा है? निश्चित। निश्चित का मतलब है कीमत हमने क्या मान रखी है? फिक्स। क्या कीमत फिक्स होती है रियल में? नहीं। वस्तुओं की कीमतें तो बदलती रहती है, कभी बढ़ती है तो कभी कम, वैसे तो ज्यादातर बढ़ती हैं कीमतें, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर कीमत को क्या मान रखा है? फिक्स। इसलिए कीमत रेखा भी कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी। क्योंकि कीमत रेखा एक सीधी रेखा होती है और हम जानते हैं कि कीमत रेखा एक सीधी रेखा होती है और हम जानते हैं कि सीधी रेखा का ढलान हमेशा, हम जानते हैं कि सीधी रेखा का ढलान हमेशा स्थिर रहता है। सीधी रेखा का ढलान हमेशा स्थिर रहता है। ढलान हमेशा स्थिर रहता है। जब भी कोई सी भी रेखा सीधी होगी उसका ढलान कभी नहीं बदलेगा। ये मैथमेटिकल लॉजिक भी है, स्थिर रहता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं कि इसका ढलान क्यों नहीं बदलता। कई बार 2 नंबर में अलग से पूछा गया है, समझाइए कीमत रेखा का ढलान स्थिर क्यों रहता है, तो तुम्हें वहां पर ये नंबर 2 का पॉइंट पूरा लिख देना है जो भी मैं लिखवा रहा हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु x तथा वस्तु y की कीमत, क्योंकि वस्तु x तथा वस्तु y की कीमत को स्थिर माना गया है। वस्तु x तथा वस्तु y की कीमत को स्थिर माना गया है। तुमने कीमत स्थिर मानी है इसलिए ढलान भी क्या बन गया? स्थिर। स्थिर माना गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो ढलान होता है ये तो पता चल गया स्थिर क्यों होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चला ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है। मैंने बताया था जब भी कोई ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर होगा कैसा संबंध होगा? ऋणात्मक। एक की बढ़ाने के लिए दूसरे की क्या करनी पड़ेगी? कम। ये बात तुम्हें चैप्टर 1 से याद होती जा रही होगी। जब भी किसी भी वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है, देखो इसका भी ढलान ऊपर से नीचे की तरफ है, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ ढलान होता है हमेशा कैसा संबंध होता है? नकारात्मक। हमेशा कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक। कैसा रिलेशनशिप होती है? नेगेटिव रिलेशनशिप। तुम खुद देख सकते हो, देखो वस्तु x की उसने इकाइयां बढ़ाई थी, 10 से कितनी कर दी थी? 20, 10 बढ़ा दी थी, लेकिन 10 बढ़ाने के चक्कर में उसे y की कितनी छोड़नी पड़ गई? देखो बीच की अगर मैं 30 हटा दूं अब तुम्हें क्लियर दिखाई देगा, 40 से कितनी करनी पड़ गई? 20। इसका मतलब कितनी कम इकाइयां करनी पड़ गई? पूरी 20 छोड़नी पड़ गई उसे। 40 से 20 आने का मतलब समझते हो? 20 इकाइयां छोड़ दी, तो एक की बढ़ाने के लिए दूसरे की छोड़ी, इसलिए नेगेटिव रिलेशन है। तो पहले क्वेश्चन लिखो, नोट बंद हो गया है, बस एक क्वेश्चन लिखो फिर नेक्स्ट हेडिंग शुरू हो जाएगा। बजट रेखा का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है? बजट रेखा का ढलान, ध्यान रखना बार बार मैं बजट रेखा बोल रहा हूं, चाहे क्वेश्चन में कीमत रेखा है चाहे बजट रेखा है, एक ही बात है। बजट रेखा का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है? बजट रेखा का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है? तो तुम ये बात जानते हो जब भी किसी भी वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है क्या वर्ड दिखाना होता है? नेगेटिव रिलेशन। कैसा संबंध दिखाना है? नकारात्मक। ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है? अब लिखो आंसर, और आंसर तुम्हें मालूम है वही लिखूंगा मैं, एक्स की बढ़ाने के लिए वाई की छोड़नी पड़ गई। लिखो, यदि उपभोक्ता
वस्तु X की अधिक इकाइयां खरीदना चाहता है यदि उपभोक्ता वस्तु X की अधिक इकाइयां खरीदना चाहता है, वस्तु X की अधिक इकाइयां खरीदना चाहता है, तो ऐसा वह तभी कर पाएगा, खरीदना चाहता है तो ऐसा वह तभी कर पाएगा जब वह वस्तु Y की, बताओ X की बढ़ाने के लिए उसे Y की छोड़नी पड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि उसकी आय कैसी है, फिक्स, उसकी आय नहीं बढ़ी है। माना कि चलो वो X की बढ़ाना चाहता है और Y की भी बढ़ाना चाहता है, अच्छी बात है भाई, वो चाहता है दोनों की इकाइयों को बढ़ाना, लेकिन दोनों की इकाइयों को तभी बढ़ा सकता है जब उसकी आय बढ़ेगी, लेकिन हमने आय भी क्या मान रखी है, निश्चित। तो लिखो X की अधिक इकाइयां खरीदना चाहता है तो ऐसा वह तभी कर पाएगा, तो ऐसा वह तभी कर पाएगा जब वह वस्तु Y की कुछ इकाइयों को कम करेगा, Y की कुछ इकाइयों को कम करेगा। Y की कम करके जो पैसे बचेंगे उसी पैसे से वो किसकी इकाइयां खरीदेगा, वस्तु X की। वह वस्तु Y की कुछ इकाइयों को कम करेगा क्योंकि उसकी आय हमने निश्चित मानी हुई है। या तो उसकी आय बढ़ाई जाए, भाई आय बढ़ाई जाएगी तब तो कोई बात ही नहीं है फिर, लेकिन आय बढ़ने वाली नहीं है, हमने निश्चित मान रखी है क्योंकि उसकी आय हमने निश्चित मानी हुई है, क्योंकि उसकी आय हमने निश्चित मानी हुई है।